जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास है बहुत ही खास है। इसमें हम आर्मी का मॉडल पेपर जो है सोल्व करने वाले हैं, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। ये टेस्ट पेपर जो है हमारे साथ स्टूडेंट रोहित कुमार नाम है उनका, शेयर किया है। तो अगर आपके पास भी कोई टेस्ट पेपर और आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूट्यूब पे करें तो आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने सारे दिए हुए हैं, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बताइए फटाफट। बिल्कुल 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर पिचई किस वैश्विक प्रौद्योगिक कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं? सुंदर पिचई जो भारतीय मूल के हैं और ये गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया जो कि झारखंड में है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। खेल के सामान के लिए, तांबे की खादान के लिए, कोयले के लिए या सोने की खान के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिलती है कोयले की खान, ठीक है। देखो, एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे माइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा खाने हैं और फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जो झरिया है ये ऑल टाइम, मतलब पूरे साल भर का अगर एवरेज देखें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा? झरिया, ठीक है। सेकेंड पे आता है धनबाद, जो कि ये भी झारखंड से ही है, ठीक है। वैसे तो पोल्यूशन एनसीआर में दिल्ली नोएडा साइड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, गुड़गांव साइड, बट वो किसी स्पेशल टाइम के लिए रहता है, कोई स्पेशल टाइम पीरियड के लिए। बट ऑल टाइम एवरेज देखें तो झरिया सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और जो है धनबाद सेकंड नंबर पे। दोनों कहाँ के हैं? झारखंड के, ठीक है। को एक क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया था कि सिंहभूम या सिंह भूमि हम इसको बोल सकते हैं, सिंहभूम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता देना है कि तांबे की खान के लिए। किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसको साथ में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। हट्टी का भी पूछा जा चुका है। हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सोने की खान के लिए। किसकी खान के लिए? सोने की खान के लिए हट्टी प्रसिद्ध है। ये दोनों नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जानते हैं? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या माहुली? तो ये बेंगलोर को जाना जाता है, जिसको हम वर्तमान में बेंगलुरु कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी आपको पता ही होगा, कर्नाटक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, मथुरा, नई दिल्ली या लखनऊ? तो अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये करनाल में, इसको नोट कर लेना। ये पीछे क्वेश्चन आया है तो ये वापस भी आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ओके, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलयान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान बताओ। तो ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया, तब क्या बताओगे आप? ध्यान है क्या किसी को? मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को किया गया था प्रक्षेपित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब फटाफट। आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखो, गेम्स के क्वेश्चन आर्मी में हमेशा आते ही हैं, तो सभी फौजियों को ध्यान रखना है। आगा खा कप बताओ जल्दी से। बिल्कुल हॉकी से संबंधित है आगा खा कप, ठीक है। हॉकी से इसके अलावा और कौन से कप संबंधित है? तो इसमें सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, स्टैनली कप, ये भी हॉकी से संबंधित है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी आर्मी में 3 बार रिपीट हुआ है। संतोष ट्रॉफी बताओ कौन से खेल से संबंधित है? जवाब दो इसका, मुझको कमेंट करो जल्दी से। संतोष ट्रॉफी, बिल्कुल संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब हुई, कब स्थापना की गई थी, वर्ष बताएंगे, जल्दी से बता दो। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने की? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करती हूँ कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका जवाब दो, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बिल्कुल दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। नोट कर लेंगे, जिनको याद है पहले से वो अच्छी बात है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का और बताओ, रामकृष्ण मिशन कमेंट कीजिए जल्दी से। सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के इंपॉर्टेंट बनते चलेंगे वो साथ साथ ही डिस्कस करेंगे, चाहे टाइम 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? बक्सर का युद्ध बिल्कुल 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। बताइए किस किस के बीच में हुआ था, किस कारण हुआ था, जल्दी से बताओ, कमेंट कर दो। देखो, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब और कौन, बंगाल के नवाब के गठबंधन जो हुआ था उसके खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली थी और जो है इन सब की जो सेनाएं थी, भारतीय सेनाएं थी, उनको उस समय हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और ये किस कारण हुई थी, क्या कारण रहा था इसके पीछे, वो बताएंगे। तो जो फरमान और जो दस्तक जारी हुए थे उसके जो दुरुपयोग हुआ था उसके कारण ये लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, इतना नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये पूछा जाता है किस वर्ष में हुआ, तो 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, बताना है आपको। तो इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में आपको पता होना चाहिए 2 सदन हैं, जिसमें पहला जो उच्च सदन कहलाता है जिसका नाम होता है राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। दूसरा होता है निम्न सदन जो कहलाता है जिसका नाम लोकसभा। क्या नाम है? लोकसभा। 2 सदन हैं भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ग्राम पंचायत का चुनाव, ठीक है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है? रेगिस्तान का जल महल, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है बटाड़ू का कुआं, जो कि कहाँ पे है? बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में है, ठीक है। 60 फीट लंबा है ये, 60 फीट लंबा है, 35 फीट चौड़ा है और ये 6 फीट ऊंचा है, ठीक है। और गहराई कितनी है? 80 फीट। 80 फीट गहरा है, ठीक है। ये है बटाडू का कुआं जो कि कहाँ पे है? बाड़मेर में। क्या नाम है इसका? रेगिस्तान का जल महल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका निर्माण भी पूछा जाता है कई बार कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया रावल गुलाब सिंह ने। किसने करवाया? रावल गुलाब सिंह। क्या नाम है? गुलाब सिंह, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है साबरमती नदी, ठीक है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? निकलती कहाँ से है? नोट कर लेना, उदयपुर की जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ से तो निकली। और गिरती कहाँ पे है, समाप्त कहाँ पे होती है? तो अरब सागर की जो खंबात की खाड़ी है, अरब सागर की जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पे ये विलय होती है, ठीक है, वहाँ पे ये विलय होती है, नोट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय से रक्त को ले जा रही है शरीर के विभिन्न भागों से, ठीक है, विभिन्न भागों तक। वो जो नलिकाएं होती है या रक्त वाहिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं आपको बताना है। धमनियां होती हैं, नसें होती है, सेप्टम होती है या कोशिका होती है, ठीक है, बताएंगे। उससे पहले एक बार ये और बताओ कि जीके में 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? सभी कमेंट करेंगे, जीके में 15 में से कितने सही हुए थे? हाँ कमेंट कर दो सभी। अब यहाँ पे राइट आंसर आपका रहता है धमनियाँ। धमनियाँ जो होती है वो क्या करती है? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको सेप्टम और नसों के बारे में नहीं पता कि ये क्या होती हैं? देखो सेप्टम जो होता है वो ऐसी उपास्थि है जो हृदय को दाएं और बाएं कक्षों में बांटती है। एक साइड दायां पार्ट, एक साइड बायां पार्ट, दो पार्ट में विभाजित करती है, उसको हम कहते हैं सेप्टम। ये एक प्रकार की उपास्थि, इसको हम जानते हैं, ठीक है। इससे रक्त के मिश्रण को रोका जाता है, ठीक है, रक्त आपस में मिश्रित नहीं हो, ठीक है, इसको रोका जाता है, तो ये होता है सेप्टम। नसों की बात करें तो नसें जो होती है ये एक प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं आप इसको बोल सकते हो। ये क्या करती है? शरीर से हृदय तक रक्त को ले जाती है, ठीक है, हृदय तक रक्त को ले जाती है नसें। ओके, धमनी आपका हो ही गया ये। चलिए फिर नेक्स्ट पे। इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा इसमें से सहायक होता है वो आपको बताना है। तो इसमें विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो पत्तेदार सब्जियां जो हैं इसका मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया सबके सामने। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। तो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है, ठीक है। और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है। और 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, आपको पता है। प्लस माइनस क्या होता है? ये RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर प्लस माइनस, ठीक है, ज़्यादातर प्लस वाले ही मिलते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? सबसे लंबा अंग छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत। लगभग जो इसकी लंबाई होती है 7 मीटर तक होती है, लगभग 7 मीटर यानी कि 22 फीट लगभग होती है इसकी लंबाई, ठीक है। क्या कार्य होता है इसका? इसका काम होता है भोजन के पाचन को पूरा करना, भोजन के पाचन को पूरा करना और जो पोषक तत्व होता है उनको अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधे किस से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। तो मृदा यानी कि मिट्टी से, सोइल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस या हास्य गैस, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस बताओ। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसका सूत्र क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हैजा का कारण है? हैजा का कारण, तो हैजा का कारण होता है इसमें से विब्रियो कोलेरी। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, हम लिख लेते हैं विब्रियो कोलेरी, ठीक है।
ये होता है बैक्टीरिया का पूरा नाम, जिसके कारण हेजा होता है। विब्रियो कोलेरी नोट कर लेंगे, ठीक है। हेजा से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है पूरे शरीर में बहुत बुरी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है? जल जनित बीमारी मतलब पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है? इनमें से है अतिसार। कौन सी है? अतिसार, ठीक है। इसके अलावा हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये भी जल जनित रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी साथ में नोट कर लेना। थोड़ा सा अगर इसकी बात करें अतिसार की, तो क्या है, ये सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारी है जो कि पानी के अंदर संचरित होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पानी इसका एक जरिया है जिसके कारण ये बीमारी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिराज यानी कि मृग तृष्णा निम्न में से किसका उदाहरण है? मतलब क्या होता है ये, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो रेगिस्तान होता है उसमें जो जानवर होते हैं, खासकर जो हिरण की यहाँ पे जो बात की है, नाम इसका हिरण पे रखा गया है, मृग तृष्णा। उसको पानी दिखाई देता रहता है कुछ दूरी पे, जबकि पानी एक्चुअल में होता नहीं है, उसको पानी की परछाई ही दिखती है। ये किस कारण होता है? तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। इसकी जगह पूर्ण भी कर सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका नाम है, ठीक है। किस कारण होता है ये मैंने जो प्रकाश वाला चैप्टर आपको बताया था उसके अंदर पढ़ाया था, तो उसमें आप लोग देख लेना, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ मैं। शोर का मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? शोर को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो इसका है डेसिबल। क्या राइट आंसर होगा? डेसिबल एसआई यूनिट है ये, ठीक है। चलो कुछ मैं आपसे पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना। तापमान की एसआई यूनिट बताओ, टेम्परेचर की, तापमान की। बिल्कुल केल्विन। क्या? केल्विन। और विद्युत धारा की बताओ, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बताओ, पूछी जाती है एग्जाम में। एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंडेला बताओ किसकी यूनिट है? कैंडेला, कैंडेला किसकी यूनिट है? ये है ज्योति तीव्रता की यूनिट। किसकी? ज्योति तीव्रता। नोट कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को बदलती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन? विद्युत मोटर। और जनरेटर की बात करें, डायनेमो की, जनरेटर की बात करें डायनेमो की, वो उल्टा करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? जनरेटर, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? बिजली, विद्युत ऊर्जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बल जिसे क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, जिस पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? थ्रस्ट, भार, दाब या कार्य? देखो, जिस क्षेत्र पर बल कार्य करता है या उससे विभाजित बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब, प्रेशर। कैसे? P = होता है F/A, मतलब प्रेशर बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये कहना चाहता है क्वेश्चन में, अब समझ आया? बल बटे क्षेत्रफल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। दाब की एसआई इकाई अक्सर पूछी जाती है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। सीजीएस मात्रक की बात करो, सीजीएस मात्रक दाब का क्या होता है बताओ, किसी को पता है तो, नॉलेज है तो? सीजीएस मात्रक होता है दाब का बैरी। क्या नाम होता है? बैरी, ठीक है। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, ये नोट कर लिया ना, P = F/A। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बल में जब क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तो क्या आता है? प्रेशर आता है, यानी कि दाब आता है। दाब का एसआई मात्रक मैंने बता दिया पास्कल, सीजीएस मात्रक मैंने बता दिया बैरी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बताओ, वायुमंडलीय दाब का मात्रक। तो देखो, ज़्यादातर जो होता है वायुमंडलीय दाब को बार में
मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, बार में मापते हैं। और इसका एक उपकरण होता है, कौन सा मीटर होता है, किस मीटर में मापा जाता है बताओ, तो ये बैरोमीटर, बैरोमीटर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, इस उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। पास्कल में भी माप सकते हैं वैसे वायुमंडलीय दाब, बट ज़्यादातर जो बार में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर की विशेषताओं में से एक विशेषता है, पॉलीमर यानी कि बहुलक, बहुलक की विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है, देखो इनकी ग्रोथ जो होती है बहुत हाई होती है, यानी कि उच्च वृद्धि इसकी विशेषता है, ठीक है। पॉलीमर की, पॉलीमर यानी कि बहुलक, मतलब छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ जोड़ के बहुत सारी इकाइयों का निर्माण हो जाना, यही पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी गैस है। देखो सबसे ज़्यादा तो जो होता है CO2 इसके लिए जिम्मेदार होती है, CO2, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आए हुए हैं इसमें CO2 के साथ नाइट्रोजन भी दे दिया है हमको, और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है दोनों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया है थोड़ा कंफ्यूजिंग। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, इस पर हम अभी नोट लगा लेते हैं, इसको नोट कर लो एकदम परफेक्टली, इसका आंसर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा CO2 इसके लिए जिम्मेदार होती है, पर CO2 के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है, और जो एक्चुअल में नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे बी और इसमें से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि गलत नहीं करेंगे, गलत करने से अच्छा है कि नोट कर लिया जाए। तो टेलीग्राम पे इसका सही जवाब आपको शेयर कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे साथ में नाइट्रोजन आ जाने से शायद हमें फोर्थ ऑप्शन पे जाना राइट हो सकता है, बट चलो इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने अगर किसी को इसके बारे में पता हो या कहीं बुक में पढ़ा हो तो वो भी शेयर कर सकता है कि यहाँ पे क्या आंसर ज़्यादा राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ तो आपको पता ही है, डायमंड, हीरा होता है, ठीक है। हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, क्रिस्टलीय। इसके अलावा ग्रेफाइट और फुलरिन, ग्रेफाइट और फुलरिन भी कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन में से बताओ पहले आपके साइंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, x का 20%, तो लिख लो x का मतलब गुणा 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100। इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं साइज को, बराबर y का 30%, का मतलब गुणा 30 का 30% का मतलब बटे में 100, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, ठीक है। अब यहाँ x ये y इधर भाग में आ जाएगा, और 3 वहाँ पहले से था, ये 2 यहाँ गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, यानी कि x अनुपात y बराबर 3:2 राइट आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में है और उनका मैसेपै 13 है, तो लैसेपै क्या होगा। मैसेपै मतलब HCF 13 है और LCM आपसे पूछा है। देखो हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणा की। ये सूत्र पढ़ा है। HCF हमको दे रखा है, अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है, इसको संख्या में कैसे बदलेंगे। देखो यहाँ पे HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब 4 का जो अनुपात है ये भी 13 से गुणा होता होगा, और 5 का जो अनुपात है वो भी 13 से गुणा होता होगा, ये HCF का मतलब होता है, ठीक है। तो 4 गुणा 13 ये पहली संख्या हमने मान ली। आगे क्या है सूत्र में, गुणा है, गुणा लगाया। सेकंड संख्या, सेकंड क्या है, 5 अनुपात है ना, 5 गुणा 13, 13 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये HCF है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों से ये गुणा होता होगा तब जो है संख्या बनेगी हमारी, ठीक है। HCF का मान अब यहाँ पे रखना है तो 13, LCM का ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर जो ये 13 है इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ तो ये कट जाएगा डायरेक्टली, ऐसे भी कर सकते हैं। तो
4 गुणा 13 गुणा 5 गुणा 13, और ये 13 यहाँ पे गुणा में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इससे एलसीएम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस 13 से ये 13 कट गया, और 4 को 5 से गुणा कर लिया 20, और 13 दूनी 26, और एक 0, एलसीएम का मान आ गया। ये किसका मान आ गया? एलसीएम का। ठीक है, 260 मिल रहा है क्या ऑप्शन में? एक बार देखना, मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सूत्र याद रखना था, आपको कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उनके द्वारा मिलकर 3 दिन में कितना कार्य किया जा सकता है? चलिए फटाफट करते हैं। देखो, पहले ए का 1 दिन का काम निकाल लो। ए का कितने दिन का? 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10, क्योंकि 10 दिन कार्य कर सकता है। ठीक है, 10 दिन में मतलब पूरा काम कर सकता है। बी का 1 दिन का काम निकाल लो, तो यहाँ पे 1/15 हो जाएगा इसका। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो 15 और 10 का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऊपर 3 + 2, एलसीएम लिया है मैंने इसका, तो ऊपर कितना आ गया? 5, और नीचे 30, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1/6 कितना आ गया? 1/6। काम कितना करना है आपको? 3 दिन में। टोटल ए और बी को, दोनों को कितना दिन में काम करना है? 3 दिन में। तो 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि उन दोनों ने 3 दिन में कार्य का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकते हैं, मतलब आधा काम कर सकते हैं। वो कितना काम? आधा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा कहाँ पे है? ये रहा आधा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन में 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग से गुजरती है ट्रेन जो है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की स्पीड, उसकी जो गति है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी दे रखी है? 1000 मीटर। ठीक है, और सुरंग से गुजरने में समय कितना लगा है यहाँ पे? 1 मिनट का। ठीक है, एक बार पहले इसको सेकंड में देख लो। 1 मिनट में सेकंड कितनी हो जाएगी? 60 सेकंड। कितनी सेकंड हो जाएगी? 60 सेकंड। ठीक है, अब लंबाई देखो, 500 तो ये ट्रेन की लंबाई, और 1000 मीटर सुरंग की लंबाई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 500 और 1000, 1500 हो गई। कितनी हो गई? 1500 की दूरी हो गई। इसमें समय का भाग 2/60, तो 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काट लो। 6 दूनी 12, और 6 5 30, कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25 मीटर, और ये सेकंड में था ना समय, तो मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें किस में ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था ये किलोमीटर प्रति घंटा में। गति जो है, गति का सूत्र पता है ना? गति का सूत्र लगाया यहाँ पे, दूरी बटे, अरे गति का सूत्र तो पता है ना? कहीं नहीं पता हो? गति का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना, वही सूत्र लगाया है। दूरी कितनी हो गई टोटल? 500 तो ट्रेन वाली, और 1000 जो है सुरंग वाली, तो 1500, और बट्टे समय कितना ले लिया हमने? 60 सेकंड, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाता हो, तो हम क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं ना। कर लो, 5 एकम 5, और 5 25। ठीक है, 18 5 कितना हो जाएगा? 90। अब ये किस में हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा, ये एम है। ठीक है, ऑप्शन है क्या? एक बार देखना, इसके नीचे छुपा हुआ है ऑप्शन, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। सीधा सूत्र तुम्हें पता ही है, ये तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होती है। ठीक है, इससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको लाभ का सूत्र पता होना चाहिए। लाभ का सूत्र क्या होता है? जिस मूल्य पे वस्तु बेची है, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से घटाते हैं। क्या घटाते हैं? जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी थी, यानी कि क्रय मूल्य किया था हमने, क्रय मूल्य, तो लाभ आ जाता है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या था? इसका सूत्र था लाभ बट्टे क्रय मूल्य पे निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य गुणा 100, ये सूत्र था। इस लाभ की जगह आपको ये रख लेना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ रखो, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, रख लिया, बटे में क्रय मूल्य, गुणा में क्या है? 100। अब देखो, क्वेश्चन में एक चीज़ दी थी, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य,
80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। ठीक है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। अब देखो, आपको विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लेना है। क्यों? क्योंकि उससे सवाल आगे हमारा फटाफट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये 80 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे गुणा में भाग में आ जाएगा। 80 पड़ा रहने दो वहीं पे, 50 यहाँ पे क्या आ गया भाग में। 50 के पास यहाँ पे क्या था? विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य को यहीं रखो, कुछ छेड़खानी नहीं करनी। विक्रय मूल्य और ये जो क्रय मूल्य इसके गुणा में था ना, इसको यहाँ भाग में ले आओ। क्या ले आओ? भाग में। तो अनुपात आ जाएगा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का, 0 से 0 कट जाएगा। तो 8/5 क्या आ गया? 8/5 क्या? किसका मान? विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का मान आ गया। इसको ध्यान रख लेंगे, इसको नोट कर लो। कर लिया? यहाँ पे ये सूत्र है हमारे पास। अब इस सूत्र में आगे क्या करना है आपको? यहाँ लाभ प्रतिशत ऐसा ही पड़ा रहने दो। ये क्रय मूल्य है ना, ये डिवाइड में है, ये इसके भी डिवाइड में है और ये इसके भी डिवाइड में है। दोनों से डिवाइड करो तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे माइनस का माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य आएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। गुणा में क्या है? 100 है। गुणा में क्या है? 100 है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का मान तो तुम्हारे पास है, कितना है? 8/5। तो यहाँ पे ये मान रख दो। समझ गए ना? मैंने इसीलिए ये काम किया था। तो लाभ प्रतिशत तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे तुमने मान रखा है, ये बराबर है विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का मान 8/5, माइनस का 1 है आपके पास और गुणा में क्या है? 100 है। ठीक है, बराबर लघुत्तम लो, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 आ जाएगा, गुणा 100। 8 में से 5 माइनस करोगे 3/5, इसको काट दो, 5 कम 5 और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60%। लाभ प्रतिशत है ना, तो 60%। ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। ये देखो, एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले क्या किया? क्वेश्चन में दिया था 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से। तो यहाँ से हमने 80/50 करके विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, जो कि कितना आ गया? 8/5। फिर हमने सूत्र, हमें पता है लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमने इस लाभ की जगह ये सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब क्या किया? ये क्रय मूल्य दोनों की डिवाइड में है, एक बार इसके डिवाइड में भेजा, एक बार इसके डिवाइड में भेजा, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पे इसका मान हमने रख दिया 8/5, फिर ले लिया यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 60%। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 18, 21 और 54 से विभाजित किया जाता है तो हर बार 6 शेष बचता है। हर बार कितना शेष बचता है? 6 शेष बचता है। तो वह संख्या क्या हो सकती है? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए क्या करो? सबसे पहले तो जो संख्या यहाँ पे दी हुई है 12, 18, 21 और 54, ठीक है, इनसे उसको विभाजित किया जाता है। मतलब कि इनका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। जो भी इनका एलसीएम आए, शेष 6 शेष बचता है ना, उसमें 6 जोड़ दो। क्या कर दो? 6 जोड़ दो, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। यहाँ पे एलसीएम निकाल के देखते हैं। 12, 18, 21 और 54, 2 का डिवाइड को सबसे पहले, 2 छीके 12, 2 में 18, इसमें नहीं जाएगा, इसको करो 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 3 से कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 में 27। एक बार वापस 3 से कर लो तो ऐसे ही रहेगा, 3 3 1 आ जाएगा यहाँ पे, 7 3 तिया 9। एक बार और करेंगे तो 2 3 और 7 से जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास संख्या? 2 गुणा, ये वाली आ गई, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो लिख लो एक बार इसको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है? 3 3 बार है, और एक बार क्या है? 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 24, और इनको कर लो 3 7 21 और 24 को फिर आपस में गुणा करते हैं। कितना आ जाता है? 756। कितना आ जाता है? 756। 6 शेष बचता है, तो 6 इसमें और जोड़ दो। 6 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये बताओ एक बार, 762। ठीक है,
कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी साथ में। तो 762 आ रहा है क्या, एक बार देखो, ऑप्शन में मिल गया मतलब राइट हो सकता है, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, ठीक है, मान लो x है, क्या मान लिया, x है, x में 20 जोड़ा जाता है, यानी कि x प्लस 20 क्या, ये संख्या तो मान ली x है, x में 20 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये स्वयं का 116% हो जाती है। स्वयं का मतलब खुद x खुद का ही कितना, 116% हो जाती है। तो इसका खुद का ही 116% का मतलब बट्टे में 100 कर लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो और x का मान निकाल लो, वो संख्या आ जाएगी। सोल्व कैसे करते हैं, इसको कर लो, पहले तो 2 0 हटा लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 2 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये x प्लस 20 था यहाँ पे क्या है, x गुणा 1.16 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, एक x है, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है, और यहाँ पे क्या है, 1.16x है। अब देखो ये 20 यहाँ पड़ा रहने दो, यहाँ पे क्या है 1.16x, ये x एक x है, ये एक x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। एक लगाओ या साथ में नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। अब इसको 1.16x में से एक x माइनस करते हैं, हमारे पास बचता है 0.16x, यहाँ पे क्या है 20 है, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 2 0 आ जाएगी क्योंकि 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, ठीक है। अब x का मान आपको याद करना है तो इसको दूसरी साइड ले जाओ, 20, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ ताकि ज़्यादा इजी रहे आपको देखने में। 20 ये 100 यहाँ पे गुणा में आ जाएगा और 16 यहाँ भाग में आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, x का, ठीक है। अब इसको काटो, 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 चौके 16, ऊपर क्या हो जाएगा 500, 500 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 125, कितना आ जाएगा आपके पास, 125, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8934 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, 8934 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको माइनस कर दो, तो आप देख पाओगे कि वह सबसे जो एक आपके पास पूर्ण संख्या आ जाएगी जो इससे छोटी होगी, क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये वर्गमूल निकालोगे, सॉरी क्या निकालोगे, वर्गमूल इसका आप निकालोगे तो लास्ट में आपके पास डिजिट बचेगी, वो इससे माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे छोटी कम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। फिर उस संख्या को इसमें से क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वही संख्या जो है सबसे छोटी संख्या होगी जिसको इस संख्या में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बट ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है और इसमें हमें वर्गमूल भी निकालना पड़ता है। तो जैसे मुझे कुछ संख्याओं का जो है डायरेक्ट ध्यान है, जैसे अब 8934 यहाँ पे दिया हुआ है, इससे जस्ट छोटी मैं पूर्ण वर्ग संख्या देखती हूँ तो मुझे यहाँ ध्यान है कि ये होती है 8836, क्या होती है 8836, तो इससे आप वर्गमूल निकालने से बच सकते हैं। जिसको नहीं याद है वो पहले इसका वर्गमूल निकाल लो और फिर देख लो कि कौन सी संख्या वहाँ बच रही है, ठीक है। तो 8836 जो है इससे छोटी वर्गमूल बनती है, ये कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये होता है 94 का वर्ग, किसका वर्ग है, 94 का वर्ग है, ठीक है। अब आपको क्या करना बताया था मैंने, 8934 में से इसको माइनस कर लो, 8836 को कितना आ जाता है आपका 98, कितना आ जाता है 98, मतलब 98 वो संख्या है, 98 वो संख्या है जिसको 8934 में से घटाएं तो 8934 क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसको डायरेक्ट नहीं याद है वो क्या करो, पहले इसका वर्गमूल निकाल लो, उसमें जो शेष संख्या बचती है वो देख लेना, ठीक है, फिर आगे वही प्रोसेस रहेगी सेम यही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो तो विकीर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई यहाँ पे दी हुई नहीं है, चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 168, लंबाई पता नहीं, चौड़ाई की जगह 7 रख लो, ठीक है। तो लंबाई निकालो
तो 168 ये 7 यहाँ पे किस में चला जाएगा, भाग में। काट लेंगे इनको, पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर ये क्या आ गई आपके पास है, लंबाई आ गई। ठीक है, क्या आ गई, लंबाई। अब आपको पता है विकिर्ण जो होता है आयत का, उसका मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है, या आप डायरेक्ट सूत्र की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखेंगे ये विकिर्ण होता है। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में विकिर्ण क्या होता है, कर्ण की जगह है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई की स्क्वायर मतलब प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं आधार की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, एक ही बात है वो सब। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ आपके लिए, विकिर्ण की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लंबाई की स्क्वायर आपके पास आ गई 24 की स्क्वायर, और चौड़ाई की स्क्वायर क्या आ गई, 7 की स्क्वायर। तो 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576, 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49, दोनों को जोड़ दो 625। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर थी ना, तो ये स्क्वायर इधर आगे क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 625 का रूट क्या होता है, 25। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक तो क्या है, आयत, और एक क्या है, वृत्त। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी त्रिज्या 21 है। त्रिज्या 21 कितनी है, 21 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है, आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई ज्ञात करनी है आपको आयत की। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दी हुई है 33 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। इसी से सवाल कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का मान रखो 33, सॉरी लंबाई का मान नहीं दिया, लंबाई ही रखो, चौड़ाई का मान दिया है 33, तो 33। ठीक है, बराबर पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान दिया हुआ है 21, तो 21 की स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। ठीक है, अब देखो लंबाई का मान आपको ज्ञात करना है, ये 33 इधर किस में है, गुणा में, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। ठीक है, 7 को इससे काट दो एक बार, 7 या 21, तो ऊपर क्या बचा, 22 गुणा 3 गुणा 21। 33 कहाँ पे आ गया, भाग में। 33 को इससे काट लो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 21 गुणा 2, 2 बच गया और 21 बच गया। 21 गुणा 2 कितना होता है, 42। तो 42 सेंटीमीटर क्या आ गई, आपकी लंबाई आ गई आयत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि 144 मीटर है, तो मैदान का व्यास कितना होगा। अर्धवर्ताकार मतलब किस आकार का, आधे वर्त के आकार का। ठीक है, अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि 144 मीटर है। परिधि कितनी है, 144 मीटर। देखो इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, पूरा जो वृत्त होता है उसकी परिधि होती है 2πr, पूरे वृत्त की परिधि। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, 2πr। तो आधे वृत्त की क्या होगी, यहाँ पे आधी ये हो गई, तो 2πr को आधा कर दो, 2πr को क्या कर दो, आधा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, πr। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, πr। अब हमारे पास ये हिस्सा भी तो बाकी है, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये त्रिज्या होती है r, इधर की साइड भी क्या है, त्रिज्या है r। तो r और r कितना हो गया, 2r। कितना हो गया, 2r। इनको जोड़ लेना, तो ये पूरी रेखा आ जाएगी। तो ये इस हिस्से में 2r को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गई, उसकी परिधि, किसकी, अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि आ गई आपके पास। परिधि का मान कितना दिया हुआ है, 144। ठीक है, इसके अंदर देखो r क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2। r कॉमन है यहाँ पे, आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 22/7, प्लस में क्या है 2 और बराबर क्या है 144। 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे 22 और 7 दूनी 14 बराबर 144। ठीक है, अब r यहाँ पे स्थित है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे लिख पाऊँ मैं। तो r यहाँ पे मौजूद है, और ये अंदर 22 और 14 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36/7 बराबर 144। एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। r बराबर 144, 7 इधर गुणा में आ जाएगा, 36 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इनको काट लेंगे अब हम,
तो इनको काटते हैं, 2 से काट लो पहले, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 साते 14, 2 दूनी 4, और इसको काट लो चाहे 9 से, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बच गया, यहाँ 7 बच गया, 7 चौके 28। तो आर का मान कितना आ गया 28, और मीटर में है तो मीटर, ठीक है। आर का मान 28 आ गया। आपको पूछा क्या है, व्यास पूछा है, ध्यान रखना। व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 2r होगा। तो 28 को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 28 दूनी 56, कितना आ जाएगा 56 मीटर आ जाएगा व्यास। कितना आ जाएगा 56 मीटर। मिल रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बेलन का आयतन और त्रिज्या क्रमशः है, मतलब आयतन है 3080 सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आयतन दिया है, त्रिज्या दी है। आपको बेलन के आयतन का सूत्र पता है ना, करवाया हुआ है। बेलन का आयतन क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली जिसने नहीं की है वो कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तरुणा डिफेंस अकेडमी में चेक करना आप मैथ्स की। पाई आर स्क्वेयर एच किसका मान होता है, बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब क्या करना, आप ये सूत्र रखो और बराबर में क्या रख लो, इसका आयतन रख लो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर एच और आयतन कितना दे रखा है यहाँ पे 3080। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान आपको दिया हुआ है 7 की स्क्वायर, यानी 7 को 2 बार लिखना है गुणा में, गुणा एच। एच आपको ज्ञात करना है, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो 1 7 से 1 7 तो कट गया, एच यहाँ पे रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। 22 और 7 दोनों ही गुणा में थे, भाग में आ जाएंगे। अब इनको डिवाइड कर दो, ठीक है। सबसे इजी 11 से काटना रहेगा, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11 8 88 और एक 0। अब ये 2 7 से कट जाएगा इजीली, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये 0। अभी 2 से कट जाएगा 20, ठीक है। तो एच का मान कितना आ गया 20। ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा है और सही जवाब दे रहे हैं सभी। चलिए देखो, वर्गमूल ज्ञात करना है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है आपको इस संख्या का। चलो जल्दी से करके देखो, यहाँ पे करते हैं हम। देखिए सबसे पहले ऐसी संख्या सोचते हैं कि ये 2-2 के जोड़े बना लो, पहले तो कपल बना लो, पेयर बना लो इसके। और अब क्या करो कि ऐसी संख्या सोचो कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो देखो संख्या 7 को हम देखते हैं, तो 7 को 7 से गुणा करें कितना आएगा 49। अगर 8 सोचे तो 8 को 8 से गुणा करते हैं 64 आता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्या प्रीफर करेंगे हम 49 वाला 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से आपको करना है। कितना आएगा आपका 49, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब आगे वाला पूरा पेयर उतारना होता है आपको, तो पूरा 84 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। 7 और 7 कितना हो गया 14। अब यहाँ पे एक संख्या आएगी और वापस यहाँ वो संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करना होगा, तो आपका आगे ये आ जाए। तो देखो क्या हो सकता है, लास्ट में 4 है ना, तो या तो 2 की आएगी या फिर 8 की। 8 की ज़्यादा सही रहेगी मेरे हिसाब से, 8 का करके देखते हैं। चलो 8 मानते हैं यहाँ संख्या। तो 8 को 8 से गुणा किया 64 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। बिल्कुल ये हमारे पास ये संख्या आ गई, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या माना है, देखो 8 लिया है ना मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो संख्या 8, ठीक है। ये खत्म। तो 78 वर्गमूल कितना आ गया 78 आ गया आपके पास, कितना आ गया 78, ठीक है। इसका एक छोटी सी ट्रिक और रहती है, अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता हो, अगर निकालना आता है तो भी यहाँ पे 20-30 सेकंड का ही टाइम लगता है आपको, आप परफेक्टली सीख जाते हो। मुझे यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, एक स्टेप करने में। और ट्रिक मैं आपको ऐसे बता रही थी कि आपको जब लास्ट में यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 दिखने पर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि या तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तब 4 आता है लास्ट में, या फिर 8 को 8 से गुणा करते हैं तब लास्ट में 4 आता है, क्योंकि 2 की स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है। 8 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 8 को 8 से गुणा 64, तो इसमें भी लास्ट में 4 आता है। ये संख्या आप सोचते हो, तो मतलब कि जो हमारा उत्तर है इसके अंदर इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। कि हम सोच लेते हैं। अब देखो एक मोटे तौर पे आइडिया लगाएं तो 80 की अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं तो वो आती है 6400, जो कि इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब जो पहले वाली संख्या आनी चाहिए वो 8 की सीरीज़ में तो नहीं आएगी, यानी कि वो क्या होगी
70 की सीरीज में, ठीक है। और 70 की सीरीज में होगी और उसके बाद क्या देख लेंगे यहाँ पे, या तो 2 हमने सोचा था या फिर 8 सोचा था। अब ये करके हम इसका वर्ग करके देख लेंगे तो हम फटाफट पता चल जाएगा कि ये किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जहां पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक है, ठीक है। कैसे, माना 2 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक संख्या x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, क्यों 2 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। 2 संख्याएं होंगी, एक तो ये और एक ये। अब इसने क्या बोला है प्रश्न में कि पहली संख्या का 4 गुना, मतलब x का 4 गुना बराबर है दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक। तो दूसरी संख्या ये है, इसका पहले 3 गुना करो और इससे क्या कर दो 10 अधिक, मतलब प्लस 10 कर दो, ठीक है। अब 4x, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में तो दोनों से गुणा होगा, प्लस में क्या है 10 है। ये 3x इधर प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, 4x में से 3x गया, x बचेगा, ये 3 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13 हो जाएंगे। तो ठीक है, x का मान कितना आ गया 13। तो पहली संख्या तो क्या हो गई 13 और दूसरी संख्या 13 प्लस 1 कितनी हो गई 14, ठीक है। 2 संख्याएं ही हो गई। पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में, गुणनफल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है गुणनफल, तो 13 और 14 को गुणा करेंगे आपस में, कितना आता है 281, तो 182 आ जाता है। मिल रहा है कि ऑप्शन में, बिल्कुल मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रीजनिंग आएगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, वृत्त है ये, वृत्त का यानी सर्किल का क्षेत्रफल दे रखा है। सर्किल इस तरह का होता है, आपको पता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर का मान आपको पता नहीं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। बराबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 616, ठीक है। आर स्क्वायर यहीं रखेंगे, 616 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भाग में था, गुणा में आ जाएगा। 22 यहाँ गुणा में है, भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड मतलब काट लेंगे, 11 के पहाड़े से आराम से जा रहा है, 11 5 55 और 6 बचेगा, 11 6 66, 11 दूनी 22। अब 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 गुणा 7, 28 गुणा 7, 28 को 7 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 6 9 1 196 आ जाएगा। यहाँ पे बराबर में क्या चल रहा था आर की स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 196 किसका रूट होता है 14 का, 14 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 14। अब आगे क्या पूछा है वो ध्यान देंगे, व्यास ज्ञात करो। इसमें भी व्यास पूछा है, ये आर का मान आ गया आपके पास। व्यास क्या होता है 2r, आर का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसको 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 मीटर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार बताएंगे मैथ्स में कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, करते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, उसकी बड़ी बहन के पिता राज मेरी एकमात्र पुत्री के पति हैं। राज की पुत्री राजू से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को साथ साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक लड़के की ओर, तो एक लड़का बना लेते हैं। ये मानो लड़का है जिसकी तरफ इशारा किया गया है, ठीक है। इशारा करते हुए राजू ने कहा, किसने कहा राजू ने, तो एक आदमी को राजू मान लेते हैं, इसको मान लिया क्या है राजू है। राजू ने कहा उसकी बड़ी बहन के पिता, उसकी बड़ी बहन के पिता, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी बड़ी बहन, ये मानो क्या हो गई इसकी बड़ी बहन हो गई। बहन के पिता राज, बहन के पिता, तो वो इसका भी पिता हो गया लड़के का, इसके पिता मेरी एकमात्र पुत्री, मतलब राजू की एकमात्र पुत्री, राजू की एकमात्र पुत्री के पति हैं। पुत्री के पति मतलब ये आदमी इसका क्या है पति है, ठीक है। तो राज की पुत्री राजू से किस प्रकार संबंधित है, तो राज की पुत्री राजू से किस प्रकार संबंधित है। अब इस पिता का नाम क्या बताया था राज, राज की पुत्री ले लो, इसकी भी क्या पुत्री, ठीक है, राज की पुत्री।
राजू से किस प्रकार संबंधित है? देखो राजू की पुत्री, ये पुत्री थी, राजू की पुत्री हो गई ना, क्योंकि इसका ये पति है, तो इसकी बेटी मतलब इसकी पुत्री की भी बेटी, मतलब बेटी की बेटी क्या लगी? नातिन लगी, ठीक है, यानी कि ग्रैंड डॉटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। समझ में आया या नहीं आया? एक बार दोबारा देखें क्या, फटाफट चलो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो ये राजू है, इसने एक लड़के की तरफ इशारा किया, ये मान लो लड़का हो गया, लड़के की बड़ी बहन, ये लड़के की बड़ी बहन हो गई, ठीक है। बड़ी बहन के पिता मतलब इन दोनों का ही क्या? पिता, ये मान लिया पिता है, ठीक है, इन दोनों का पिता। मेरी एकमात्र पुत्री मतलब राजू की एकमात्र पुत्री, ये राजू की पुत्री है, ये राजू की पुत्री है, इसका पति है, इसका पति कौन है? ये है, ठीक है। किसका पिता? इस लड़के का और इस लड़की का पिता, ठीक है। तो मतलब ये इसका पति है और ये इन दोनों का पिता है, मतलब इसकी जो पुत्री है राजू की, उसके बच्चे ये दोनों हो गए ना, ये दोनों राजू की पुत्री के बच्चे हो गए, मतलब ये लड़का राजू का दोहिता है, ये लड़की राजू की दोहिती मतलब ग्रैंड डॉटर है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इस तरह से इसको देख लेना। शुरू में एक कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज थी, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई इसको करने में, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पे, लैंग्वेज में हमें फंसना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाइफ को ये लिखा गया, स्किन को ये लिखा गया, तो KIN को क्या लिखा जाएगा? के। अब देखो के का मतलब ये यहाँ पे 3 है, के का मतलब क्या है? 3। आई का मतलब देखो यहाँ पे क्या है? 4 है, आई का मतलब क्या है? 4, तो इसको 4 लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है? एन का मतलब यहाँ पे क्या है? 5 है, एन का मतलब यहाँ पे क्या है? 5 है, तो ये डिजिट क्या हो गई आपकी? 3 4 5, 3 4 5। देखो डायरेक्ट ये भी KIN 3 4 5 डायरेक्ट ही दिया हुआ था, तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। देखो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। 15 मीटर कैसे चलता है वो? दक्षिण में 15 मीटर, दक्षिण नीचे की तरफ, फिर बाएं मुड़कर, दक्षिण में चल रहा है और बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, 15 मीटर फिर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे? प्रारंभिक स्थिति थी, देखो ये 15 है तो ये भी 15, ठीक है, 15 मीटर दूर है वो, 15 मीटर दूर। और किस दिशा में है? किस दिशा में? देखो वह अपने प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति है, वो अभी यहाँ पे है, अभी कहाँ पे है? अभी यहाँ पे है। यहाँ से दिशा देखो कौन सी है? पश्चिम दिशा है ना, इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में 15 मीटर दूर है, ठीक है, मतलब पश्चिम दिशा इसके घर की है, पश्चिम दिशा इसके घर की है। और वो स्वयं किस दिशा में है? अभी पूर्व दिशा में, स्वयं किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस बात को ध्यान से देखेंगे, वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, मतलब हमें पॉइंट क्या मानना है? प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति से देखेंगे तो वो किस साइड हो गया? इस साइड। कौन सी साइड हो गया? प्रारंभिक स्थिति से इस साइड हो गया। ये साइड कौन सी है? प्रारंभिक स्थिति से पूर्व वाली साइड है। कौन सी साइड है? पूर्व वाली साइड। तो 15 मीटर पूर्व में, 15 मीटर पूर्व में, ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि अब जो उसकी स्थिति है, अब जो उसकी स्थिति है इससे उसका जो घर था, मतलब जहाँ से वो शुरू में चला है, वो कौन सी दिशा में है, तब आपको पश्चिम दिशा बताना होता, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, लैंग्वेज इसकी टफ रही है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि गणितीय संक्रिया प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग है, तो 28 और ये जो सीरीज दे रखी है इसका मान क्या होगा? चलो पहले सीरीज लिख लो एक बार। 28 प्लस की जगह क्या मानना है? माइनस मानना है, मान लिया, यहाँ प्लस था ना, इसकी जगह माइनस मान लो, ठीक है। अब ब्रैकेट का ब्रैकेट, 11 का 11, गुणा की जगह क्या मानना है? देखो एक बार, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा की जगह प्लस मानना है, तो प्लस मान लिया। आगे क्या है? 7 ब्रैकेट बंद, माइनस, माइनस की जगह क्या मानना है? एक बार देखो, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह भाग मान लिया। आगे क्या है? 9 है,
ठीक है। अब इसके बाद में इसके आगे क्या है, भाग है, तो भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ क्या है, गुणा। आगे क्या है, 5, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 28 माइनस 11 और 7 कितने हो गए यहाँ पे, 18 भाग 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, या पहले इसको डिवाइड कर लेना, एक ही बात है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम पे आपको चलना है। 28 माइनस 18 का 9 में भाग दे दो, कितना आता है, 18 का 9 में भाग देते हैं 2, अब गुणा 5। ठीक है, अब 28 माइनस 2 पंजे 10, अब कितना आ गया, 28 में से 10 माइनस किया 18, तो 18 राइट आंसर आपका आ गया है। ठीक है, तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, फटाफट से कर लेंगे। लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये आपको पद दिया हुआ है, देखना है क्या सीरीज है। देखो 5 की स्क्वायर करते हैं तो 25, ठीक है। अब 5 की क्यूब करते हैं तो 125, और 10 की स्क्वायर करते हैं तो 100, और 10 की क्यूब करते हैं तो 1000, और फिर 15 की स्क्वायर करते हैं तो आगे आ रहा है 225, फिर 15 की क्यूब करेंगे तो आगे चलता जाएगा, पर उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो यही सीरीज़ देखनी थी। 1000 आ चुकी है, तो इस तरह से ये सीरीज़ चलेगी और 1000 यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो। मस्ती करते करते आराम से हमने किक स्टेप को समझते समझते पूरी क्लास कंप्लीट की है। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे 50,000 की छोटी सी फैमिली जो है कंप्लीट होने वाली है सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब पे, तो वो भी आप नए स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।